Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today we will start chapter 6 of our study material Indian contribution to science, that is mathematics in India. So in this chapter we will get to know how mathematics developed, what the origin of mathematics was. So let's start. As early Indian astronomers tried to qualify the paths of the sun and the moon, the planets and the stars on the celestial sphere with ever more accuracy, or to predict the occurrence of eclipses, they were naturally led to develop mathematical tools. तो जैसा कि मैथमेटिक्स से पहले एस्ट्रोनॉमी की बात हमने की थी, तो एस्ट्रोनॉमी में जैसे सूर्य के बारे में, एक्लिप्सेस के बारे में, ठीक है, ऑर्बिटल के बारे में, उनके डिस्टेंस के बारे में जब ये पता लगाया जाने लगा तो ये ऑटोमेटिकली मैथ की तरफ चले गए। क्योंकि जब अगर पता लगाना होता था कि दो एक्लिप्सेस के बीच में कितना डिफरेंस होता है, सन से मून के बीच की डिस्टेंस कितनी है, तो ये जो है डेफिनेटली इन सभी सोच ने उन्हें मैथमेटिक्स की तरफ ले गए। एस्ट्रोनॉमी एंड मैथमेटिक्स वर thus initially regarded as inseparable, the latter being the maid servant of the former. Indeed, about 1400 BCE, the Vedanga Jyotish, the first extant Indian text of astronomy, states in two different versions. तो इन दोनों को इनसेपरेबल माना जाता था कि मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी। अगर एस्ट्रोनॉमी की बात करते हैं तो जो भी किसी भी स्फीयर का, किसी भी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़ की हम बात करते हैं, उनके बारे में पता लगाने के लिए हमें मैथमेटिक्स टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, दैट इज़ वाई both these aspects, both these subjects, astronomy and mathematics, are called are said to be inseparable. इन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। और लगभग 1400 BC में वेदांग ज्योतिषा, जो कि फर्स्ट एक्सटेंट इंडियन टेक्स्ट था एस्ट्रोनॉमी का, स्टेट्स इन टू डिफरेंट वर्जन, दो अलग अलग वर्जन में स्टेट करता है। देखते हैं, लाइक like the crest on the head of a peacock, like the gem on the hood of a cobra, Jyotisha astronomy, Ganit mathematics is the crown of the Vedanga Shastra. Text on various branches of knowledge. In fact, Jyotish initially referred to astronomy and mathematics combined. Only later did it come to mean astronomy alone, and much later did it conclude astrology. तो ये बात कर रहे हैं कि जैसे पीकॉक के हेड पे क्रेस्ट होता है, ठीक है, से जेम कोबरा के हुड पे जो जेम कोबरा के ऊपर जो हुड होता है, उसी तरह से जो ज्योतिष जो है, ज्योतिष गणित मैथमेटिक्स जो है, ये वेदांग शास्त्र का क्राउन है। ठीक है, क्राउन यानी जो सर पर जो लगाया जाता है वो क्राउन माना जाता है इसको। इनफैक्ट ज्योतिष इनिशियली रेफर टू एस्ट्रोनॉमी एंड मैथमेटिक्स कंबाइन, और शुरुआत में ज्योतिष ने तो क्या माना कि मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी दोनों कंबाइन है, दोनों को अलग नहीं माना। जैसे आज हम साइंस के ब्रांच की बात करते हैं तो आज बात करते हैं कि हाँ ये किसका है, तो बायोलॉजी का सब्जेक्ट, फिजिक्स का है, ये केमिस्ट्री का। लेकिन अगर शुरुआत में तो ये तो सबको एक साथ माना जाता था कि ये सब साइंस है, धीरे धीरे जाके अलग हुए। उसी तरह से ज्योतिष पहले मानते थे कि दोनों को कंबाइन ही स्टडी करते थे। ठीक है, फर्स्ट स्टेप, पहला कदम कौन सा? इंडियाज फर्स्ट अर्बन डेवलपमेंट, द इंडस और हड़प्पन सिविलाइजेशन, इन्वॉल्व्ड अ हाई डिग्री ऑफ टाउन प्लानिंग। तो
तो अगर हम देखते हैं लगभग 2600 से 1900 BCE में कि इंडिया का जो पहला अर्बन एक शहरी डेवलपमेंट था, जो सिविलाइजेशन थी, वो वहाँ पे टाउन प्लानिंग की गई थी। टाउन को सही, जैसे कि राइट एंगल पे नाले को बनाना, एकदम बीच से नाला निकालना, ईंटा का साइज को फिक्स होना। तो इन सभी चीज़ों से क्या पता, मैथमेटिक्स का पता चलता है कि उस समय भी मैथमेटिक्स का ज्ञान था। A mere glance at the plain of Mohenjo-daro Acropolis or upper city, Dholavira in the Run of Kutch or Kalibanga, Rajasthan, reveals fortification and streets generally aligned to the cardinal direction and exhibiting a right angle। तो बताया ना कि राइट एंगल पे बनाया एकदम पूरा। तो उस समय देख सकते कि राइट एंगल बनाना, अभी तो डायरेक्टली अगर हम बनाए तो नहीं बन पाएगा, उसको मेजर किया जाता है। तो उस समय जो गलियां बनाई जाती थी एकदम एक दूसरे को राइट एंगल्स पे काटते थे। तो ये तो मैथमेटिक्स का एप्लीकेशन हो गया। स्पेसिफिक प्रोपोर्शंस इन द डायमेंशंस ऑफ मेजर स्ट्रक्चर्स हैव आल्सो बीन पॉइंटेड आउट। अगर प्रोपोर्शन की बात करें डायमेंशन में, जैसे मैंने बताया कि ईंट का भी प्रोपोर्शन हुआ कर, जैसे 4:2:1, तो इस तरह से ईंट का भी एक डेफिनेट प्रोपोर्शन होता था। ऑल दिस implies a sound knowledge of basic geometric principles and an ability to measure angles। तो इससे हमें पता चलता है कि उनके क्या जो ज्योमेट्रिक नॉलेज हुआ करते थे, कि ज्योमेट्रिक प्रिंसिपल था कि कैसे हम एंगल्स फॉर्म करें, जहाँ पे कहाँ पे 45 डिग्री का एंगल बनना है, कहाँ पे राइट एंगल बनना है। तो इस तरह से एंड द डिस्कवरी ऑफ अ फ्यू सिलेंड्रिकल कंपासेस मेड ऑफ सेल, और कुछ सिलेंड्रिकल कंपास भी, अब 90 डिग्री बनना है तो ठीक है, अगर मैं 45 डिग्री बनाना है तो क्या होगा, बिना कंपास के तो बन नहीं सकता, ठीक है। प्रोटेक्टर आज हम यूज़ करते हैं तो वो अलग, उस समय तो प्रोटेक्टर का बात नहीं। तो कंपास भी बनाए जाते थे सेल का, जो कि 45 डिग्री पे कट करता था, ठीक है। जैसे जो अभी जो कट करते हैं क्या 45 डिग्री फिर 90 डिग्री बनता है। अभी क्या हम लोग एक बार जब कट लगाते तो 60 डिग्री, ठीक है, फिर 120 डिग्री। उसमें क्या था, स्लिट्स कट एवरी 45 डिग्री, जितना भी जो कट करता था वो 45 डिग्री का होता था। बिसाइड्स फॉर ट्रेडिंग पर्पस, The Harappan developed a standardized system of weight in which initially each weight was double the preceding one। क्या होता था, वेट के लिए भी एक सिस्टम बनाया गया था धीरे धीरे। पहले तो एंगल के लिए अगर कुछ बनाना हो, कोई ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन करना हो तो एंगल की ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन जब वेट करना हो तो वेट के लिए फिर स्टैंडर्डाइज सिस्टम बनाया गया हड़प्पा में। तो देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर ये जो पिक्चर है, अ फ्यू हड़प्पन वेट्स मेड ऑफ चर्ड फ्रॉम धौलावीरा गुजरात। तो ये गुजरात से ये कुछ समय के मिले हैं, देख सकते हैं। एक में उसका डबल फिर कर दिया है, जैसे कि 1 kg है तो उसी के बराबर माप के फिर 2 kg हो गया। जैसे होता है ना, कहीं कोई बटखारा नहीं है, जैसे कोई, जैसे हमको आधा, जैसे 2 किलो लेना है या 1 kg लेना, हमारे पास आधा kg का है, ठीक है, आधा kg का बटखारा है, हमको 1 kg या 1.5 kg चाहिए हमको दही। तो क्या करते हैं, पहले आधा kg माप देते हैं और फिर उसको फिर पीछे रख के उसको 1 kg बना देते हैं। तो जो 1 kg लेगा वो दोनों के बराबर लेगा। तो इस तरह से एक दूसरे का डबल कर दिया जाता है, फिर 1 kg का डबल हो जाएगा 2 kg, तो 2 kg का बटखारा बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से स्टैंडर्डाइज एक सिस्टम बना लिया था वेट का, विच वाज डबल द प्रोसीडिंग वन, देन 10, 100 और 1000 टाइम्स द वैल्यू ऑफ ए स्मॉलर वेट। और स्मॉलर यानी कि छोटे छोटे वेट होते थे, ऐसा नहीं अब जैसे ग्राम में करना है, जैसे सोना लेना है, चांदी लेना, आज जो रहते हैं ना 10 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम, तो इस तरह से स्मॉलर वेट के लिए भी वो लोग सिस्टम निकाले थे। This shows that the Harappans could not only multiply a quantity by such factors, but also did an inclination for a decimal system।
तो ये दिखाता है कि हड़प्पन वासी जो थे वो केवल मल्टीप्लाई, किसी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई ही नहीं कर सकते, यानी ऐसा केवल दोगुना चौगुना ही नहीं कर सकते, बल्कि इतना नीचे आते आते उन्होंने डेसिमल तक पहुंच गए। ठीक है, 1 ग्राम 2 ग्राम नहीं, 0.1 ग्राम, 2 ग्राम, 0.5 ग्राम, तो डेसिमल तक भी पहुंच गए, डेसिमल सिस्टम का मल्टीप्लिकेशन। However, there is no agreement among scholars regarding the numeral systems used by हड़प्पास। लेकिन फिर भी कोई भी अग्रीमेंट नहीं है, ठीक है, इस पर कोई अग्री नहीं करते स्कॉलर कि हाँ वहाँ पे ऐसा न्यूमरल सिस्टम था जो हड़प्पा के वासी यूज करते थे, इस पर कोई एग्रीमेंट नहीं है। ठीक है, There is no scholarly consensus on the dates of the 4 Vedas, India's most ancient texts, except that they are over 3000 years old at very least। तो ऐसा कोई स्कॉलर्स का कंसेंसस यानी जो होता है सहमति, ठीक है, तो उनकी कोई सहमति नहीं है कि 4 जो वेदास हैं उनका डेट्स क्या है। तो इंडिया का जो सबसे पुराना जो टेक्स्ट है, ठीक है, एक्सेप्ट डैट दे आर ओवर 3000 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, डेटिंग की अगर बात करते हैं तो स्कॉलर्स इस बात पे सहमति नहीं रखते कि ये 4 जो वेदास हैं, ठीक है, 4 वेदास हैं उनका डेट्स कब है, ठीक है, कितने पुराने हैं। लेकिन इंडिया का जो सबसे प्राचीनतम जो टेक्स्ट है वो लगभग 3000 साल पुराने हैं, सबसे लिस्ट अगर देखा जाए तो। वी फाइंड इन देम फ्रीक्वेंट मेंशंस ऑफ नंबर बाई नेम। तो हमें उनमें क्या मिलता है, नंबर को नेम से डिनोट करना, ठीक है, जैसे कि नंबर को नेम से डिनोट मतलब कि जैसे 1 हम लिखते हैं, 2 लिख दी, तो हमने कोई चीज़ बनाया, कोई आकृति बनाई और उसका नाम भी है। एक गोला पार दिया वो 0 हो गया, एक सीधा डंडा खींच दिया 1 हो गया, ठीक है। तो इन सभी में हमें फ्रीक्वेंट यानी बार अलग अलग जगहों पे हमें नंबर्स का उसका नेम मिलता है। In particular, multiples of tens, hundreds and thousands, all the way to million, billions in Yajurveda. A number called Prardha. By comparison, much later, the Greek numbers named by up to 10,000, which was a pyramid, and only in the 13th century CE would the concept of a million be adopted in Europe. तो केवल यही नहीं है, ये 1-2 वाला सिस्टम ही नहीं है, जैसे अब जो टेंस वाले जो सिस्टम है, से फिर उसका 10 गुना क्या है, ठीक है, तो 100, फिर 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ठीक है, फिर इसमें मिलियन वाला भी सिस्टम है। तो ये सारे सिस्टम भी समय थे, ये सारे सिस्टम भी हमें देखने को मिलता है, ठीक है। और बाई ऑल द वे टू अ मिलियन मिलियंस इन द यजुर्वेदा। यजुर्वेदा में एक नंबर जिसको परार्ध कहा गया है, ठीक है, तो यजुर्वेदा में एक मिलियन वाला जो नंबर है उसको परार्थ कहा गया है। बाई कंपैरिजन मच लेटर, बाद में जब इसको कंपेयर किया गया, ग्रीक नेम्ड नंबर्स ओनली अप टू 10,000 विच वाज अ माइरियड, ठीक है, तो नंबर्स में 10,000 तक जाते थे, उसको माइरियड कहा जाता था। एंड ओनली इन द 13th century CE वुड द कॉन्सेप्ट ऑफ मिलियन बी अडॉप्टेड इन यूरोप। और उसके 13वीं शताब्दी में ही मिलियन तक ये नंबर गए, यानी पहले कहाँ तक थे, 10,000 तक ही थे, और जिसको क्या कहा जाता था, माइरियड। यानी अभी हम इसको जो है, अभी ये नंबर लिखा हुआ है 10,000 जो नंबर लिखा है, अभी हम इसको 10,000 बोलेंगे, लेकिन उस समय इसको क्या कहा जाता था, माइरियड, ठीक है। लेकिन 13वीं शताब्दी में यूरोप में ये नंबर कहाँ तक चला गया, ये मिलियंस तक चला गया, ठीक है। द ब्राह्मणस commentaries on the Vedas knew the 4 arithmetical operations as well as basic fractions। तो जो ब्राह्मण होते थे, कमेंट्रीज ऑन द वेदा, जो वेदों पे कमेंट करते थे, तो कोई बुक होता है उस पर जो कमेंट करते हैं वो कमेंटेटर्स कहा जाता है। तो जो कमेंट्रीज करते थे वो जानते थे द 4 अर्थमेटिकल ऑपरेशन एज वेल एज बेसिक फ्रैक्शंस। तो 4 जो मैथमेटिकल अर्थमेटिकल जो ऑपरेशन होता है, एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, और साथ ही कुछ बेसिक फ्रैक्शंस भी जानते थे कि इसका आधा भाग कितना होगा, 2/3 कितना होगा, ये सब। द फर्स्ट इंडियन टेक्स्ट
dealing explicitly with mathematics are the Salva Sutras, dated between the 8th and the 6th centuries BCE. तो पहला टेक्स्ट की बात करेगा मैथमेटिक्स जो कोई लिखा गया तो वो क्या है? साल्व सूत्रास, जो कि 8वीं से 6वीं शताब्दी BCE के बीच में लिखा गया था और ये मैथमेटिक्स से डील करता है. दे वर रिटन इन संस्कृत इन द हाईली कंसाइज सूत्र स्टाइल एंड वर इन इफेक्ट मैनुअल्स फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ फायर अल्टार्स कॉल्ड सिटीज और वेदीज इंटेंडेड फॉर स्पेसिफिक रिचुअल्स एंड मेड ऑफ ब्रिक्स. ठीक है, तो इसको अलग ही एक स्टाइल में लिखा गया था, आप नीचे ये देख सकते हैं. ठीक है, तो ये पूरा एरिया जोड़ने के लिए, ठीक है, एरिया हम जोड़ते हैं 1 2 3. आप ग्राफ में भी जिस तरह से जोड़ते हैं कि कितना यूनिट है, तो उसी तरह आप देख सकते हैं ये ब्रिक्स का बना हुआ है. द फर्स्ट लेयर ऑफ वन काइंड ऑफ साइनेसिटी और फैल्कन अल्टार डिस्क्राइब्ड इन द सूत्र. ये 200 ब्रिक्स का बना हुआ है और ये इसमें 6 शेप है और अलग अलग साइज है और ये सभी ऐड कर रहे हैं टोटल एरिया निकालने के लिए. ठीक है, ऊपर से देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, ये टोटल 6 है अलग अलग शेप. ठीक है, हमें भी जब कोई एरिया निकालने के लिए ऐसे शेप का जो बहुत ही दूसरे तरह का शेप हो तो उसको हम अलग अलग तोड़ते हैं, फिर अलग अलग जो शेप निकलता है उसका एरिया निकालते हैं. ठीक है, तो उसी तरह से एक मैनुअली ऐसा लग रहा था कि हम अलग अलग ब्रिक्स जो वेदिक सिटीज होता था उससे बनाए जाते थे. द अल्टार्स ऑफन हैड 5 लेयर ऑफ 200 ब्रिक्स ईच, द लोवेस्ट लेयर सिम्बलाइजिंग द अर्थ. ठीक है, ये 200 लेयर 200 ब्रिक्स का 5 लेयर हुआ करता था और जो सबसे निचला लेयर होता था वो अर्थ को सिम्बलाइज करता था. ठीक है, और जो सबसे ऊपर वाला हुआ करता था वो स्वर्ग को सिम्बलाइज करता था. और इसका यूज कहाँ किया जाता था? रिचुअल्स में, कि भाई अर्थ से हम क्या जाए स्वर्ग में. दे वर द सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द यूनिवर्स. किस तरह से ब्रह्मांड बने, देख रहे हैं, नीचे वाला जो है वो अर्थ को सिम्बलाइज करता है, ऊपर वाला स्वर्ग को. और इसका यूज कहाँ किया जाता था? जो रिचुअल्स हुआ करते थे विशेष रूप से उनमें किया जाता था. ठीक है, because their total area needed to be carefully defined and constructed from bricks of specified shapes and size, complex geometrical calculations followed. लेकिन इस तरह का अगर हम शेप साइज बनाते हैं, इस तरह का अगर हमको टोटल एरिया निकालना है तो हमको केयरफुली इसमें अच्छे तरीके से कैलकुलेशन करना होगा. ठीक है, सही आप भी देख सकते हैं ये जो इतना कॉम्प्लेक्स बनाया है इसमें एरिया हमको डिसाइड करना होगा, फिर कितने ब्रिक्स लगेंगे उसमें, तो ये सब डिसाइड करना थोड़ा मुश्किल था. इसमें काफ़ी कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल कैलकुलेशन करने की ज़रूरत थी. द साल्व सूत्रास फॉर इंस्टांस आर द अर्लीस्ट टेक्स्ट ऑफ ज्योमेट्री. ठीक है, तो उदाहरण की जो ज्योमेट्री का जो अर्लीस्ट टेक्स्ट है वो कौन सा? साल्व सूत्रास. फैक्चुअल क्वेश्चन है, ध्यान रखना है, ये आ सकता है. ठीक है, ऑफरिंग अ जनरल स्टेटमेंट, ये जनरल स्टेटमेंट देता है in geometric form of the so-called Pythagoras theorem, which was in fact formulated by Euclid around 300 BCE. ठीक है, तो जनरल स्टेटमेंट देता है और ये पाइथागोरस थ्योरम जो पाइथागोरस थ्योरम कहा जाता है, जिसको डिस्कवर किया गया था यूक्लिड के द्वारा लगभग 300 BCE में. They spell out elaborate geometric methods to construct a square resulting from the addition of or subtraction of two or other square or having the same area as a given circle and vice versa. ठीक है, तो ज्योमेट्रिक मेथड इसमें बताएगा. जैसे आज हम लोग जो क्वेश्चन पढ़ते हैं कि एक सर्कल का जो एरिया है वो एक स्क्वायर के एरिया के बराबर में है, तो फिर बताइए क्या होगा. तो उसी तरह से ये बताया कि किस तरह से हम एडिंग करके सब्ट्रैक्शन करके या किसी स्क्वायर का या फिर उसी के अगर कोई सर्कल का सेम एरिया है, ठीक है, कोई सर्कल का एरिया है तो उसी एरिया का हम स्क्वायर कैसे बनाएं. तो इस तरह के उसमें इलेबोरेट किया गया, उसमें डिस्क्राइब किया गया है. और इसका उल्टा भी, द क्लासिक प्रॉब्लम्स ऑफ द स्क्वायर रिंग ऑफ सर्कल एंड द सर्कलिंग ऑफ अ स्क्वायर, है ना, यानी जो प्रॉब्लम है स्क्वायरिंग ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल को स्क्वायर करने का और एक स्क्वायर को सर्कल करने का,
which because of seconds transcendental nature cannot have exact geometrical solutions, only appropriate one। तो ये एग्जैक्ट नहीं बन सकता था, ये थोड़ा बहुत, जैसे आज तो हम रिटन फॉर्म में निकालते हैं, लेकिन ज्योमेट्रिक कहने को अगर बनाने को कहा जाए तो हम भी नहीं बना पाएंगे। तो ये एग्जैक्ट नहीं होता था, बल्कि इसका कुछ अप्रोक्सीमेट हुआ करता था। ठीक है, तो एरिया C इज इक्वल टू एरिया A प्लस एरिया B, देख सकते हैं यहाँ पे। ये जो ऊपर का एरिया है पूरा, और इसको नीचे कर दिया जाए तो ये बन जाएगा कि नहीं। तो ज्योमेट्रिकल एक्सप्रेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम फाउंड इन साल्वसूत्रा में, ठीक है। तो ये भी पाइथागोरस थ्योरम भी उस समय यूज में था। दीज प्रोसीजर्स वर प्योरली ज्योमेट्रिकल बट लेड टू इंटरेस्टिंग corollaries. For instance, root 2 was given a rational approximation which is correct to the 5th decimal. तो ये जो क्या होता है, ये प्रोसेस है, ये प्योरली ज्योमेट्रिकल थे बट लीड टू इंटरेस्टिंग कोरोलरीज। कोरोलरीज क्या होता है, जब कोई थ्योरम हम प्रूफ कर देते हैं और उस थ्योरम के बाद कोई और प्रिंसिपल निकलता है, कोई और थ्योरम निकलता है, तो उसको कोरोलरी कहा जाता है। ठीक है, तो उदाहरण के लिए क्या है कि रूट 2 was given a rational approximation which is correct to the 5th decimal। तो 5 डेसिमल प्लेस तक रूट 2 का वैल्यू निकाला गया था सही। दी सॉल्व सूत्राज जैसे देख सकते हैं यहाँ पे 1 + 1 बाई रूट 1/3 1/3 इंटू 4 1/3 इंटू 4 इंटू 34। तो ये इस तरह से इस मेथड से उसमें निकाला जाता था। These Salvasutras also introduced a system of linear units, most of them based on dimensions of the human body. They were later slightly modified and became the traditional units used across India. The chief units were 14 anus grain of common millet। तो एक मिलेट का जो साइज है से 14 एनस, तो 1 अंगुला 1 डिजिट, 12 अंगुलास बराबर 1 प्रदेशा। द स्पेन ऑफ अ हैंड स्पेन मतलब कि एक पूरा हाथ का जो ये जो पाम है ना पूरा, वो पूरा आ जाता है हैंड का एक स्पेन, जिसको बाद में वितास्ती कहा गया। ठीक है, तो 12 अंगुलास के बराबर होता था 1 पादा। एक पाद, जैसे पैर को पाद कहा जाता है, तो एक बड़ा सा जो फुट होता था वो 12 अंगुलास के बराबर होता। 24 अंगुलास के बराबर होता है 1 अरातनी या फिर क्यूबिक, बाद में इसको हस्त कहा गया। 30 अंगुलास के बराबर होता था 1 प्रक्रमा यानी 1 स्टेप। ठीक है, पैर वाला जो होता है 1 स्टेप। 120 अंगुलास के बराबर 1 पुरुषा हुआ करता था, जो कि 1 मैन का हाइट हुआ करता था, जिसको आर्म के साथ, यानी एक आदमी उसका अपना आर्म ऊपर करके जितना उसका हाइट होगा वो उसके बराबर हो। एक्सटेंडेड ओवर हिज हेड। तो ये क्या है, ये कुछ एक सिस्टम बनाया गया था लीनियर यूनिट्स का। ठीक है, उसके डायमेंशन के हिसाब से। तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप एक देख लीजिएगा, हो सकता है 1-2 आ जाए कभी। A few centuries later, Pingala's Chandasutras, a text on Sanskrit prosody, made use of a binary system to classify the meters of Vedic hymns, whose syllabus may be either light, laghu or heavy guru. Rules of calculation were worked out to relate all possible combination of light and heavy syllables expressed in binary notation to number in a 1-to-1 relationship, which of course worked both ways. In the course of those calculations, Pingala referred to the symbol for शून्य और 0। क्या है कि कुछ शताब्दी बाद में पिंगला का चंदासूत्र आया, एक ऐसा टेक्स्ट जो कि संस्कृत प्रोसोडी में लिखा गया। उसने क्या बनाया, एक बाइनरी सिस्टम बनाया, क्या करने के लिए, टू क्लासीफाई द मीटर्स ऑफ वैदिक हिम्स। तो वैदिक हिम्स क्या है कि वेदों में जो लिखी गई है, जिसको हम लोग क्या
शोर पढ़ते हैं, यानी थोड़ा गुनगुना कर गा कर पढ़ते हैं, वो वैदिक हिम्स है। हुज सिलेबल में भी इधर लाइट। सिलेबल क्या होता है? जैसे आप पढ़ते हैं ना सिलेबल, 1 सिलेबल 2 सिलेबल, जैसे गो, ठीक है, इसमें 1 सिलेबल है। ब्यूटीफुल, इसमें क्या 2 सिलेबल है, ठीक है। तो उसका सिलेबल या तो लघु हो सकता है या फिर गुरु हो सकता है, ठीक है। तो कैलकुलेशन का रूल वर वर्क आउट टू रिलेट ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन। इसका कॉम्बिनेशन कैसे बनाया जाए, जैसे कि बहुत बड़ा बड़ा होता है, ठीक है। संस्कृत में भी बहुत बड़ा बड़ा कभी वर्ड होता है, तो कभी एक बार में ही पढ़ा जाता है, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन के हिसाब से, ठीक है, कि उसमें कितने सिलेबल बन रहे हैं उसके हिसाब से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ उसमें एक्सप्लेन्ड है। To relate all possible of light and heavy syllables expressed in a binary notation or number in 1 to 2 relationship which of course worked both ways, ठीक है। तो इसका नोटेशन कैसे बनेगा, किस तरह से हम इसका उच्चारण करेंगे। इन द कोर्स ऑफ दोज कैलकुलेशन पिंगला रेफर टू द सिंबल ऑफ शून्य, ठीक है। तो इनके कैलकुलेशन में इसका रेफरेंस क्या था, 0 शून्य। About the same time, Jain texts indulged in cosmological speculation involving colossal numbers and dealt with geometry, combination and permutations, fractions, square and cube powers. They were the first in India to come up with the notation of unknown, yavat tavat, and introduced a value of pi equal to √10. Which remained popular in India for quite a few centuries ago. आप यहाँ पे लिस्ट देख सकते हैं। उस समय ये जो numbers as they appeared in early inscription from 3rd century BC to 1st century CE. Note that they do not yet follow a decimal positional system. For instance, in the first column, 40 is written as 2020 or 60 as 2020. Oh, adapted from NASA. तो इसमें क्या है, इसको समझना है। 1 का 1, तो ये अलग अलग इसमें इंस्क्रिप्शन दिया गया है। अशोका इंस्क्रिप्शन, मनाघात इंस्क्रिप्शन, नासिक इंस्क्रिप्शन। ये चूँकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, थोड़ी चीज़ को with the appearance of Brahmi script a few centuries BCE, we come across India's first numerals on Ashoka's edicts in particular, ठीक है। तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट, जिसको ब्राह्मी लिपि कहते हैं, ठीक है, वो कब आया अपीयरेंस में, कुछ शताब्दी पहले। वी कम अक्रॉस इंडियाज फर्स्ट न्यूमरल्स, ठीक है, इंडिया का पहला जो नंबर्स यानी कि होता ऑन अशोकाज एडिक्ट्स इन पर्टिकुलर। तो अशोका ने जो बनवाया था उस पर देखने को मिलता है इंडियन न्यूमरल्स जो यहाँ पे है, ठीक है, ब्राह्मी न्यूमरल अराउंड 1 सेंचुरी। तो आज हम पढ़ते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो ये पहली बार अशोका के एडिक्ट्स में मिले हैं, बट एज येट विदाउट एनी डेसिमल पोजिशनल वैल्यू। तो इसमें भी कोई भी डेसिमल पोजिशनल वैल्यू इसमें नहीं है, डेसिमल का कोई यहाँ पे रोल नहीं है, 1 से 9 तक ही है। अभी इसमें 0 वगैरह 0 भी नहीं है, ठीक है, देख सकते हैं लास्ट में यहाँ पे 0 आया है, तो 0 बाद में आएगा नागरी में। पहले देख लेते हैं इसको। These numerals will evolve in shape में इवेंचुअली बोरोड बाई अरब स्कॉलर। तो ये अरब स्कॉलर तो इसको शेप लाया गया। दे विल बी ट्रांसमिटेड विद फर्दर अल्टरेशंस टू यूरोप एंड बिकम और मॉडर्न अरबिक न्यूमरल्स। तो धीरे धीरे इसका जो है शेप निर्धारण किया गया
कि कैसा इसका शेप होगा। ठीक है, तो देख लीजिए, पहला ब्राह्मी न्यूमरल्स है, दूसरा गुप्ता न्यूमरल है जो कि 4वीं शताब्दी AD में आया, यानी एनी डोमोनी, यानी कि बाद में, यानी पहले ब्राह्मी आया, फिर गुप्ता न्यूमरल आया, फिर नागरी आया। इवोल्यूशन ऑफ इंडियन न्यूमरल्स एज एविडेंस्ड बाय इंस्क्रिप्शन। ठीक है, तो इंस्क्रिप्शन से हमें ये एविडेंस मिलता है कि इसका बार बार क्या हो रहा है, इवोल्यूशन होते होते आज हम जो न्यूमरल सिस्टम जो यूज करते हैं वो आया है। ब्राह्मी वाज यूज बाय अशोका इन हिज एडिक्स। तो ब्राह्मी अशोका का ही थोड़ा यूज किया जाता था अपने एडिक्स में। द लास्ट इज एन एंटीसीडेंट ऑफ द देवनागरी स्क्रिप्ट। और लास्ट वाला क्या है, एंटीसीडेंट है देवनागरी स्क्रिप्ट का। एंटीसीडेंट मतलब उसके पहले वाला, जस्ट पीछे, देवनागरी से पहले ये नागरी न्यूमरल्स आया था। आते हैं द क्लासिकल पीरियड। टुगेदर विद एस्ट्रोनॉमी, इंडियन मैथमेटिक्स सॉ इट्स गोल्डन एज ड्यूरिंग इंडियाज क्लासिकल पीरियड, बिगिनिंग मोर और लेस विद द गुप्ता एज, दैट इज फ्रॉम अबाउट 400 CE। तो एस्ट्रोनॉमी के साथ इंडियन मैथमेटिक्स ने भी अपना गोल्डन एज देखा जब इंडिया का क्लासिकल टाइम चल रहा था। क्लासिकल टाइम मतलब क्या कि जब गुप्ता एम्पायर, ठीक है, उसमें तो मोर और गुप्ता एम्पायर के टाइम से ही उसने अपना शेप लेना शुरू किया। शॉर्टली बिफोर दैट पीरियड द फुल फ्लेज्ड प्लेस वैल्यू नंबर ऑफ न्यूमरल रोटेशन। तो ये जो गुप्ता एम्पायर का जो पीरियड है उससे पहले द फुल फ्लेज्ड प्लेस वैल्यू सिस्टम ऑफ न्यूमरल नोटेशन आर मॉडर्न वे ऑफ नोटिंग। अभी जो हम मॉडर्न टाइम में जो नंबर नोट करते हैं, जैसे अनलाइक नॉन पोजिशनल सिस्टम्स। ठीक है, तो नॉन पोजिशनल सिस्टम था उसमें या फिर रोमन नंबर हुआ करता था, हैड बीन वर्कड आउट इंटीग्रेटिंग जीरोज। ठीक है, उसमें जीरो को उसमें शामिल किया गया था विद 9 न्यूमरल्स। ठीक है, पहले 9 न्यूमरल्स ही हुआ करते थे, लेकिन बाद में जीरो को भी शामिल किया गया। इट इज़ अ pity डैट वी शैल नेवर नो हु कंसीव्ड ऑफ इट। लेकिन ये हम नहीं जानते कि कौन, किसने उन्हें कंसीव किया इसमें। एमंग द अर्लीस्ट नोन रेफरेंसेस, वह पुराने रेफरेंसेस की बात करें, इट इज़ द फर्स्ट सेंचुरी CE वर्क बाय बुद्धिस्ट फिलोसोफर वासुमित्रा। ठीक है, तो ये पहले सेंचुरी में एक बुद्धिस्ट फिलोसोफर वासुमित्रा थे। एंड इट इज़ वर्कड आउट मोर एक्सप्लिसिटी इन द जैन कॉस्मोलॉजिकल वर्क लोक विभाग रिटन इन 458। Soon it was adopted across India and later taken to Europe by the Arabs. This was a major landmark in the world history of science since it permitted rapid development in mathematics. ठीक है, तो हमें रेफरेंसेस से पता चलता है कि एक जगह से पहले बुद्धिस्ट फिलोसोफर आए, वासुमित्रा, उन्होंने इस पर काम किया बहुत। ठीक है, कहाँ पे, पहले लोक विभाग जिसको 458 में लिखा गया वहाँ पे, फिर वहाँ से ये इंडिया में आया, फिर यहाँ से वो यूरोप गया, यूरोप से फिर एशिया अरब गया। तो इस तरह से एक मेजर हमें देखने को मिलता है कि इसमें रैपिड डेवलपमेंट हुआ मैथमेटिक्स में। देख सकते हैं ये इंस्क्रिप्शन है, संख्यता गुजरात रिकॉर्डिंग अ डेट रिटेन विद अ प्लेस वैल्यू सिस्टम। ठीक है, डेट है, ये प्लेस वैल्यू सिस्टम हुआ करता था कि जगह के हिसाब से उसको लिखा जाता था। अबाउट 499 CE लिविंग नियर व्हाट इज टुडे पटना। ठीक है, 499 में जो आज का पटना है वहाँ पे आर्यभट्ट फर्स्ट रहा करते थे, 446 CE में पैदा हुए। ऑथर दी आर्यभट्टिया, आगे फिर से इन्होंने एक बुक लिखी थी आर्यभट्टिया, द फर्स्ट एक्सटेंट सिद्धांत और ट्रीटाइज अटेम्प्टिंग अ सिस्टमैटिक रिव्यू ऑफ द नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी प्रिवेलिंग इन हिज डेज। ठीक है, तो उन्होंने एक रिव्यू, नॉलेज का अपना रिव्यू दिया मैथमेटिक्स में और एस्ट्रोनॉमी में जो उस समय चल रहा था। ठीक है, रिव्यू होता है ना कोई चीज़ का। दिस टेक्स्ट इज सो कंसाइज, जस्ट 121 वर्सेस एज टू बी ऑफन ऑब्सक्योर, बट बिटवीन द 6th and the 16th century no fewer than 12 major commentaries were authorized to explicate and build upon its content। तो 6वीं से 16वीं शताब्दी में
लगभग 12 मेजर कमेंट्रीज उन्होंने दिए और कुछ उसमें लिखे भी। इट वॉज इवेंचुअली ट्रांसलेटेड इंटू अरबिक अबाउट 800 से, इसको अरबिक में ट्रांसलेट भी कर दिया गया। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं। अंडर द टाइटल जीज अल अर्जभार विच इन टर्न लेड टू अ लैटिन ट्रांसलेशन इन द 13th सेंचुरी। ठीक है, उसके बाद में जील अल अर्जहार एक बुक आया जिसको बाद में लैटिन में ट्रांसलेट किया गया। इन विच आर्यभट्ट वाज कॉल्ड अर्दुबरियस। ठीक है, उनको अर्दुबरियस कहा गया इस बुक में। ठीक है, द मैथमेटिकल कंटेंट The mathematical content of Aryabhatiya ranges from a very precise table of sines and equally precise value of pi, that is 3.1416, stated to be approximate। ठीक है, तो आर्यभट्टिया में एक रेंज बताया गया बहुत ही प्रिसाइज टेबल का, जिनमें पाई की वैल्यू देखा जाए तो 3.1416। ठीक है, इतना जो कि अप्रॉक्सीमेट बताया गया है। टू द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल की एरिया, द सम्स ऑफ फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, एल्गोरिथम फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ स्क्वायर एंड क्यूब रूट। ठीक है, कैसे स्क्वायर निकालेंगे, क्यूब रूट निकालेंगे, इसका एल्गोरिथम। ठीक है, तो उन्होंने क्या एक टेबल बना कर रखा हुआ था, कड़का परवलाइजिंग टू सॉल्व इनडिटर्मिनेट इक्वेशंस टू द फर्स्ट डिग्री विद अ नॉन अननोन एक्स प्लस सी इज इक्वल टू बी वाई बाई इंटर डिटर्मिनेट। तो ये सारी चीज़ कुछ ऐसी है जो लिख कर समझाने वाले, तो उतना तो हो नहीं पाएगा अभी, और ये उतना पूछेगा भी नहीं। ठीक है, इसमें जो जो फैक्ट्स है वो पूछेगा, साथ ही कभी हाँ एक दो बार पूछ सकता है कि हाँ ये इक्वेशन किससे रिलेटेड, कि किसने इसको सॉल्व करने का तरीका बताया। ठीक है, ये टेबल किसने बनाया, तो ये सारी बातें हैं। इज मीन डैट सोल्यूशन शुड बी इंटीजर्स एलोन। ठीक है, तो ये कहने का मतलब कि सोल्यूशन केवल इंटीजर्स होना चाहिए, विच रूल्स आउट डायरेक्ट अलजेब्राइक मेथड्स। सच इक्वेशंस केम अप इन एस्ट्रोनॉमिकल प्रॉब्लम्स, फॉर एग्जांपल टू कैलकुलेट अ होल नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ प्लैनेट इन अ गिवन नंबर ऑफ ईयर्स। So by indeterminate is mean that solution should be integers alone। solution केवल integers होना चाहिए। integer क्या होता है? ठीक है, जो नंबर है उसका निगेटिव, which rules out direct algebraic method, और इससे algebraic method निकाला जाता है। such equations came up in astronomical problems, लेकिन ठीक है, तो एस्ट्रोनॉमी में ऐसा प्रॉब्लम्स आ गया। एग्जाम्पल कि अगर हमको ये कैलकुलेट करना हो कि कोई प्लैनेट जो है कितने टाइम में रिवॉल्यूशन कर रहा है, कितने टाइम में चक्कर लगा रहा है। इट इज़ वर्थ मेंशनिंग दैट डिस्पाइट इट्स ग्रेट कंट्रीब्यूशन द आर्यभट्टिया इज नॉट फ्री ऑफ एरर्स। ठीक है, तो इस बात है कि आर्यभट्टिया का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है एस्ट्रोनॉमी में। ठीक है, इट इज़ नॉट फ्री ऑफ एरर्स। ठीक है, तो इसमें गलती से फ्री नहीं है, ऐसा नहीं कि इसमें कोई एरर नहीं है। Its formulas for the volumes of a pyramid and a sphere were erroneous। ठीक है, तो इनका जो वॉल्यूम है पिरामिड निकालने का वॉल्यूम, ठीक है, इसका फार्मूला और स्फीयर निकालने का ये इरोनियस है, एंड वुड बी लेटर करेक्टेड बाय ब्रह्मगुप्त एंड भास्कराचार्य रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो पहले ये बताया उसमें कुछ त्रुटियाँ थी जिनको बाद में ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य, ठीक है, इन दोनों के द्वारा सही किया जाएगा। तो जैसा मैंने पहले ही बताया था पहले की वीडियोज़ में कि कोई भी साइंटिस्ट आते हैं, पहले कोई आविष्कार या कोई डिस्कवरी करते हैं, कोई इनोवेशन करते हैं, और बाद वाले उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट लाते हैं। ठीक है, तो है द क्लासिकल पीरियड पोस्ट आर्यभट्ट। अब आर्यभट्ट के बाद देखते हैं आर्यभट्ट ने तो जो दिया अपना सिद्धांत, अलग अलग टेबल बनाया, उस टेबल में दूसरे पाई की वैल्यू बताई। बोर्न इन 598 द C. Brahmagupta was an imposing figure with considerable achievements in mathematics। तो बहुत बड़ा अचीवमेंट्स उन्होंने लिया मैथमेटिक्स में। इन हिज ब्रह्म सूत्र सिद्धांत ही स्टडीड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, तो उनकी बुक एक है ब्रह्म सूत्र सिद्धांत,
उसमें उन्होंने क्या स्टडी किया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल जो कि सर्कल में बनाया गया है, ठीक है, देख सकते हैं आप साइड में, एंड सप्लाइड द फार्मूला फॉर देयर एरिया, अ फार्मूला रीडिस्कवर्ड इन 17th सेंचुरी यूरोप, ठीक है, और एक फार्मूला दिया इसके एरिया निकालने के लिए, जो फार्मूला को रीडिस्कवर किया गया था 17वीं शताब्दी में यूरोप में, ठीक है। तो पहले ने जो फार्मूला दिया उसको रीडिस्कवर किया गया। इफ ABCD हैज साइड्स ऑफ लेंथ A, B, C and D and the same perimeter is S is equal to A plus B plus C plus D by 2, then the area is given by root under from the S minus A into S minus B into S minus C into S minus A, ठीक है। तो ये फार्मूला है उन्होंने दिया कि अगर ABCD इसके अलग अलग लेंथ है तो सबको जोड़ के इसका पहले सेमी पेरीमीटर निकालते हैं और फिर उसका एरिया निकालने का सूत्र यही है कि रूट अंदर S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C इंटू S माइनस A। ब्रह्मगुप्ता बोल्डली इंट्रोड्यूस द नोशन ऑफ निगेटिव नंबर्स, ठीक है, तो नोशन एंड वेंचर टू डिफाइन द मैथमेटिकल इनफाइनाइट एज कचरा और दैट विच इज डिवाइडेड बाई का बीइंग वन ऑफ द मेनी नेम्स फॉर जीरो। अच्छा, जीरो के लिए दूसरा नाम यहाँ पे खा भी है, ठीक है। तो उन्होंने एक दूसरा निगेटिव नंबर इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, किसने? तो आज जो निगेटिव नंबर है वो क्या किसने इंट्रोड्यूस किया? ब्रह्मगुप्ता ने। एंड टू डिफाइन मैथमेटिक्स इन डिफाइंड एज खाचडा और डेट विच डिवाइडेड बाई खा, जो उसको जीरो से डिवाइड किया जाए, बीइंग वन ऑफ द मेनी नंबर्स नेम्स फॉर जीरो, ही डिस्कवर्ड द भावना एल्गोरिथम फॉर इंटीग्रल सॉल्यूशन टू सेकेंड ऑर्डर इनडिटर्मिनेट सॉल्यूशन कॉल्ड वर्ग प्रकृति of the type nx2 plus 1 is equal to y square. He was in many ways one of the founders of the modern algebra and his works were translated into Persian and later Latin. उन्होंने अलजेब्रा में भी बहुत काम किया, मॉडर्न अलजेब्रा जो आज हम पढ़ते हैं उसमें भी, और उनके काम को अलग अलग लैंग्वेजेस में, पर्शियन में, लैटिन में ट्रांसलेट किया गया। और ये जो आप देख रहे हैं ये फार्मूला है, ये बिना लिखे हुए नहीं बताया जा सकता, ठीक है। तो उतना लिखा हुआ पूछेगा नहीं, बस फैक्चुअल क्वेश्चन पूछेंगे। डेटेड अराउंड 7th century द बख्शाली मैन्युस्क्रिप्ट नेम्ड आफ्टर द विलेज नाउ इन नॉर्दर्न पाकिस्तान, ठीक है। तो आज के उत्तरी पाकिस्तान में एक जगह है बख्शाली में, तो बख्शाली मैन्युस्क्रिप्ट जो कि जगह के नाम पर पड़ा हुआ है, वेयर इट वॉज फाउंड इन 1881, ठीक है, ये 1881 में मिला, इन द फॉर्म ऑफ 70 लीव्स ऑफ बर्च बार्क, ठीक है, बर्च के जो छाल होता था, ठीक है, जिसके 70 लीव्स के रूप में पाया गया है, गिव्स अ रेयर इंसाइट इनटू एक्सटेंसिव मैथमेटिकल कैलकुलेशन टेक्निक्स ऑफ द टाइम्स इन्वॉल्विंग अ पर्टिकुलर फ्रैक्शंस प्रोग्रेशन मेजर ऑफ टाइम वेट एंड मनी। तो आप ये देख सकते हैं, ये लीव्स है, यही जो हमें मिला हुआ कब 1881 में। ये पिक्चर आप देख सकते हैं, ये बर्च बार्क का है, ठीक है, ये बख्शाली से यही मिला हुआ है, ठीक है। तो हो सकता है पिक्चर के साथ पूछा जाए कि ये क्या है, ठीक है। तो इसमें कुछ टेक्निक्स है, टाइम जिसमें फ्रैक्शन निकालने के लिए, टाइम का मेजर निकालने के लिए, वेट और मनी निकालने के लिए। Other brilliant mathematician of the Siddhantic era included Bhaskar first, a contemporary of ब्रह्मगुप्त। तो भास्कर फर्स्ट ब्रह्मगुप्त के कॉन्टेम्पररी थे। तो ऐसे सवाल कभी आ जाते हैं कि कौन किसके समकालीन थे, तो वो बता सकते हैं। Who did pioneering work in trigonometry? इन्होंने किस में काम किया? ट्रिग्नोमेट्री में काम, ठीक है, त्रिकोणमिति में काम किया। तो सबका काम यहाँ पे ध्यान रखना, मेन रूप से यही कहा कि किसने किसमें अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री में किसने दिया? भास्कर फर्स्ट। प्रपोजिंग अ रिमार्केबली एक्यूरेट रेशनल अप्रोक्सीमेशन फॉर द सीन फंक्शन, श्रीधर एंड महावीर।
The last, a Jain scholar who lived in the 9th century in the court of Rashtrakut king in today's Karnataka, authored the first work of mathematics that was not a part of the text on astronomy. ठीक है, तो एक अंत में क्या है, एक जैन स्कॉलर आया, ठीक है, जो कि राष्ट्रकूट के दरबार में रहते थे, आज वर्तमान कर्नाटक में है। तो उन्होंने पहला टेक्स्ट लिखा जो कि मैथमेटिक्स में था, और ये एस्ट्रोनॉमी का पार्ट नहीं था। पहले जो थे उसमें कुछ एस्ट्रोनॉमी का था, लेकिन इन्होंने जो लिखा वो एस्ट्रोनॉमी का पार्ट नहीं था, ये प्योर मैथमेटिक्स का था। इन इट महावीरा डेल्ट विद फाइनाइट सीरीज, एक्सपेंशन ऑफ फ्रैक्शन को कैसे एक्सपेंड करना है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, वर्किंग आउट फॉर द फर्स्ट टाइम some of the standard formulas in the field, linear equations with two unknowns, quadratic equation, and a remarkably close approximation for the circumference of an eclipse, among other important results. ठीक है, तो उन किस किस चीज़ डील किया, लीनियर इक्वेशन, ठीक है, जो कि अननोन हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आप समझते हैं लीनियर इक्वेशन क्या होता है, वो लीनियर इक्वेशन होता है। अब डिग्री क्या होता है ये आप पढ़ेंगे, आप ये क्लास 9th में है ये, ठीक है। तो क्लोज अप्रोक्सीमेशन ऑफ द सर्कमफ्रेंसेस ऑफ एक्लिप्सेस अमंग अदर इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स। तो इसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स भी है, कुछ ऐसे वर्ड्स दिए गए जो आप समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो जो जूनियर है उनके लिए तो और भी थोड़ा मुश्किल होगा इसमें समझना। Graph showing that high accuracy of Bhaskar first rational approximation for the sine function from 0 to 180 degree in blue, ठीक है। ये तो ये ब्लू में आप देख सकते हैं, 0 से कहाँ जा रहा है, नीचे क्या यहाँ पे 0 से जा रहा है 180 तक। The sine function in red had to be shifted upward by 0.05 to make the two curves distinguishable. Courtesy भास्कर सेकेंड, often known as भास्कराचार्य, ठीक है। तो ये दोबारा क्वेश्चन आ गया, आपको रिवाइज भी हो गया कि भास्कराचार्य किसको कहा गया, तो भास्कर सेकेंड को। लिव्ड इन द 12th century, 12वीं शताब्दी में थे। हिज सिद्धांतरी, काफ़ी प्रोनाउंस करना मुश्किल है, सिद्धांतरी रोमनी, लिटरली द क्रेस्ट जेवल ऑफ द सिद्धांतास, ब्रोक न्यू ग्राउंड एज रिगार्ड क्यूबिक एंड बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आगे उन्होंने भास्कराचार्य ने किस पे काम किया, क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। क्यूबिक इक्वेशन इसका डिग्री 3 होता है और बाई क्वाड्रेटिक का डिग्री 4 होता है, ठीक है। तो वो उन्होंने इसको आगे बढ़ाया, ठीक है। तो एक तरफ जहाँ भास्कर फर्स्ट ने किस पे काम किया, लीनियर इक्वेशन क्वाड्रेटिक पे किया, तो आगे भास्कर सेकेंड ने, ठीक है, इसको और आगे बढ़ाते हुए क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ही बिल्ट अपॉन ब्रह्मगुप्ता's वर्क ऑन indeterminate equation to produce a still more effective algorithm. The Charukvela or cyclic method with it showed, for instance, the smallest integral solution for 61x square plus 1 is equal to y square और x is equal to, तो ये सारे मैथमेटिक कैलकुलेशन है, ज़रूरत नहीं है, आप काफ़ी बोरिंग फील करने लगेंगे, ठीक है। बस एक बार उसको रीड कर देते हैं। भास्कराचार्य also grasped the notion of integration as a limit of finite sums by slicing a sphere into ever smaller rings. For instance, he was able to calculate its area and volume. He came closer to the modern notion of derivative by discussing the notion of instant speed, tatkalik gati, and to understand the derivative of the sine function is proportional to the cosine. The first part of Bhaskaracharya's Siddhant Shiromani is a collection of mathematical problem called लीलावती, ठीक है। तो भास्कराचार्य का जो लिखी थी उसके कलेक्शन का पहला जो प्रॉब्लम वो क्या है, यानी जो मैथमेटिकल मैथ है उसके कलेक्शन में उसको लीलावती कहा गया, जिसका नाम पड़ा एक लेडी के नाम पे
इसको भाषा कह रहे पुट प्रॉब्लम्स इन ऑफन एंड पोलिटिकल लैंग्वेज। Lilavati became so popular with the student of mathematics across India that 4 centuries later Akbar had it translated into Persian by a court poet। तो ये सारे ये चैप्टर ही आप समझिए, क्योंकि ये मैथमेटिक्स इन इंडिया है तो उसमें बहुत सारे कैलकुलेशन होंगे, उतनी आपको समझ में भी ये नहीं आएंगे, ठीक है। तो आप कोशिश करें खुद से पहले समझने के लिए, अगर नहीं हुआ तो मैं ट्राई करूँगा कि कॉपी पे इसको समझा कर इसका वीडियो बनाऊँ, ठीक है। तो इसको यहीं पे हम स्टॉप करते हैं, तो आप छोड़कर भाग जाएंगे वीडियो को। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला है मेटलर्जी, ये कुछ समझने वाला है, ठीक है। तो कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो ऐसे बोल कर समझाया जा सकता है, लेकिन ये चूँकि मैथमेटिक्स का था तो बोर्ड को उतना नहीं समझा सकते हैं जितना कि बोर्ड पे समझा पाते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।